जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं? ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा जा रहा है? एक घनाभ है, घनाभ इस आकृति का होता है। तो इस तरीके से एक घनाभ दिया हुआ है। इस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या क्या दी गई है? 5.5 और ये है 10 और इसकी ऊंचाई है वो है 3.5। इस तरीके से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का हमको एक घनाभ दिया गया है। इस घनाभ को पिघलाकर सिक्का बनाया जाना है। तो सिक्का इस तरीके से बनाएंगे। सिक्का जो है वो बेलन की आकृति का होगा, यानी इसका जो व्यास है, व्यास हमको दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर व्यास होना चाहिए और इसकी जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तरीके से हमको सिक्का बनाने कहा गया है। तो इस सिक्के में, इस डायमेंशन का यदि हम सिक्का बनाते हैं तो क्वेश्चन के अनुसार कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है ना। यानी हमको क्या करना है, यहाँ पर सिक्कों की संख्या को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में लिखते हैं, दिया है, क्या दिया हुआ है इसमें आपको? इसमें घनाभ की लंबाई दी गई है। तो लंबाई को लिखते हैं ए से, ए का मान दिया है 5.5 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई को लिखा जाता है बी से, इसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई को लिखा जाता है सी, तो इसकी वैल्यू दी है 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है आपको सिक्के के लिए? अब सिक्का कौन सी आकृति का है वो भी आपको ब्रैकेट में लिखना होगा, बेलनाकार। तो इस सिक्के के लिए आपको क्या दिया है? इसमें दिया हुआ है व्यास, व्यास यानी 2 गुणी त्रिज्या। इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर दिख रहा है 1.75 सेंटीमीटर। तो यहीं से हम त्रिज्या की वैल्यू भी निकालें तो त्रिज्या मतलब होता है व्यास बटे 2, यानी 1.75 बटे 2 सेंटीमीटर, ये हमको यहाँ पे त्रिज्या मिल जाती है। और क्या दिया है इसके लिए? ऊंचाई के वैल्यू भी दिया हुआ है कि वो सिक्का जो है, ऊंचाई h जो है उसकी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्या ज्ञात करना है? तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज्ञात करना है सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप देखिए, समझते हैं क्वेश्चन को कि क्या है, एक घनाभ है, घनाभ से ही सिक्का बनाया जा रहा है और वो जो सिक्का है, टोटल जितने सिक्के बनेंगे वे सारे सिक्कों के आयतन को यदि हम जोड़ते हैं तो वो किसके आयतन के बराबर होना चाहिए? घनाभ के आयतन के। यानी यदि हमें सिक्कों की संख्या चाहिए तो सिक्कों की संख्या यदि ज्ञात करनी है तो हम किससे बना रहे हैं? घनाभ से बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे घनाभ का आयतन बटे एक सिक्के का आयतन कितना होगा। उससे यदि हम भाग दे देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन बटे, इसको भाग देंगे एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन। घनाभ का आयतन फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में इसको पढ़े हुए थे हम लोग। क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यानी ABC। सिक्का बेलनाकार है तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। वैल्यू रखते हैं ABC का मान, A का मान है 5.5, B का मान है 10, C का मान है 3.5 बटे पाई है, पाई मतलब होता है 22 बटे 7 गुणा r की घात 2, तो 1.75 बटे 2 गुणा 1.75 बटे 2 गुणा h का मान हमको सिक्के की ऊंचाई दिया हुआ है 2। तो जब भी कभी बटे के नीचे बटे आता है तो ध्यान रखना जो नीचे की जो संख्याएं हैं ये कहाँ चली जाएंगी? ऊपर की तरफ, है ना, इसके साथ चला जाएगा। तो एक बार और लिख लेते हैं इसको, 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5 बटे में आया हुआ था 22 गुणा 1.75 गुणा 1.75 गुणा 2। यहाँ से जो है ये 7 और 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 7। ठीक है, ये सबको इस तरीके से लिख लीजिए। उसके बाद हमको यहाँ पर दशमलव हटाना है, तो ऊपर में हम देखते हैं दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, तो कुल मिला के यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है। नीचे में दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक और यहाँ 2 अंक, टोटल 4
नीचे जो है दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 ज्यादा है और आपको दशमलव हटाना है, तो आप क्या करेंगे, दशमलव तो हटा देंगे लेकिन 2 अंक ज्यादा थे इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 2 जीरो लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 700। ठीक है, अब इसमें से सारे दशमलव जो है वो हट चुके हैं। अब कैंसिल करते हैं, कहाँ कहाँ से कट सकता है ये, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, ये कट जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 पंचे 25, ये कट गया। 35 का 35 से कट जाएगा। ये जो है 175 है तो 5 से कटे, सॉरी 25 से कटेगा, 25 सत्ते 175 और इसको भी हम 25 से काटते हैं तो 25 दूनी 50, 25 सट्ठे 200, 7 चौक 28, ये हो गया। 2 दूनी 4, ये 4 के साथ ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे 10 बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है और यहाँ 2 बच रहा है, तो गुणा करेंगे तो टोटल आ रहा है 40। तो सिक्कों की संख्या कितनी आ रही है, 40। तो हमको यहाँ पर आंसर लिखना पड़ेगा, अतः 40 सिक्के बनाए जा सकते हैं, 40 सिक्के बनाए जा सकते हैं। कभी भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमेशा आंसर जो है आपको शब्दों में लिखना होगा, है ना। यहाँ पे आपके नंबर छुपे हुए होते हैं, अगर आप आंसर को शब्दों में नहीं लिखते हैं, सिर्फ 40 करके लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके नंबर कट सकते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। तो आंसर को इस तरीके से पूरे सेंटेंस में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि इस तरीके से छोटी छोटी गोलियां हैं, और कितनी गोलियां हैं, टोटल 64 गोलियां हैं। ठीक है, इन 64 गोलियां हैं, इन्हें पिघला लेते हैं और इससे हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ा गोला बना रहे हैं। तो बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी जो इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे वही काम यहाँ करना है। यहाँ पे आपको टोटल 64 गोलियां हैं, तो उन 64 गोलियों का जो आयतन होगा, कुल आयतन होगा, वो आयतन किसके बराबर होना चाहिए, बड़े गोले के आयतन के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं छोटी गोली का जो आयतन है, उस त्रिज्या है, उसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे और बड़े गोले की जो त्रिज्या है उसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। तो क्वेश्चन में आपको दिया है छोटी गोली की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या R1 का मान हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है क्या, बड़े गोले की त्रिज्या। तो बड़े गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर से शो करेंगे, त्रिज्या बराबर कैपिटल आर, इसको हमें ज्ञात करना है। प्रश्न के अनुसार क्या होता है कि 64 गोलियों का जो आयतन है वो बराबर होता है बड़े गोले के आयतन के। तो यहाँ पर एक बार हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो सूत्र क्या होता है, तो सूत्र है गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r की घात 3। इस फॉर्मूले में हमको वैल्यू रखना है प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि 64 गोलियों का आयतन ये बराबर होता है बड़े गोले का आयतन। ये हमको क्वेश्चन में कहा गया है, बड़े गोले का आयतन। 64 गोलियों का आयतन यानी 64 गुणा 4/3 पाई स्मॉल आर की घात 3, छोटे गोले के त्रिज्या को स्मॉल आर माने हैं, ये बराबर होगा बड़े गोले का आयतन यानी 4/3 पाई कैपिटल आर की घात 3। यहाँ से 4/3 इसके पास भी है और बराबर के दूसरे पक्ष में कैंसिल कर सकते हैं, पाई और पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, आर की घात 3, इसको पहले लिख लेते हैं, बराबर यहाँ पर मिल रहा है 64 गुणा स्मॉल आर है, स्मॉल आर की वैल्यू सवाल में दिया हुआ है, कितना दिया है ये 2, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3। देन आर की घात 3 बराबर, देखिए यहाँ पर आर की घात 3 है, इसका मतलब है कि इधर जो भी संख्याएं आपको दिखाई दे रही है उसको भी आप घात 3 के रूप में रख लीजिए। 2 की घात 3 तो पहले से दिख रहा है, 64 को हम घात 3 के रूप में लिखना चाहते हैं। गुणनखंड करेंगे, ये 2 से जाएगा 32 बार, फिर 2 से जाएगा 16 बार, फिर 2 से जाएगा 8 बार, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। हमें घात 3 के रूप में लिखना है, तो देखिए इसमें 3 की जोड़ी बन गई और यहाँ पर भी 3 की जोड़ी बन जाती है। तो 64 को हम लिख सकते हैं यहाँ से 2 की घात 3 गुणा, ये हो जाएगा 2 की घात 3
गुणा ये 2 की घात 3 हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्या मिल जा रहा है, r की घात 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, पूरे की घात 3 हो जाएगा। दोनों तरफ से हम तुलना करते हैं तो दोनों के पास घात 3 आया हुआ है, तो यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कितना मिल रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आपको यहाँ पर आंसर को पूरे सेंटेंस में लिखना है, अतः बड़े गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से आप इसके आंसर को ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन क्या दिया है, एक बड़ा गोला है, इस बड़े गोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। इस बड़े गोले से हमें छोटे गोले बनाने हैं और हर छोटे गोले की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे दिया है, तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या, इसको हम ले लेते हैं कैपिटल R, इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, हमें छोटे गोले के लिए दिया है, छोटे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, इसको यदि हम स्मॉल r कहें तो इसकी वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, यानी कि छोटे गोलों की संख्या, छोटे गोलों की संख्या, ये हमको ज्ञात करना है। इस तरीके से आपका लिखने का तरीका होना चाहिए, मतलब आप सवाल को पढ़ रहे हैं तो सवाल से आपको क्या जानकारी मिल रही है उसको आप दिया है करके लिखेंगे, उसमें आपको क्या ज्ञात करना है उसको भी आप लिखेंगे। उसके बाद इसमें आपको जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उसको लिखते हैं। तो हम इसमें फॉर्मूला यूज करने वाले हैं गोले का आयतन, तो हम इसमें सूत्र यूज करेंगे गोले का आयतन। गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r की घात 3। प्रश्न के अनुसार हमको कहा जा रहा है कि इस बड़े गोले से कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, यानी बड़े गोले का जो आयतन है उस आयतन को यदि हम एक छोटे गोले के आयतन से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने गोले बन सकते हैं, यानी उसके कितने हिस्से हो सकते हैं। तो प्रश्नानुसार आपको क्या करना है कि बड़े गोले को आयतन को भाग दे करके छोटे गोले के आयतन से भाग देंगे, देन आपको संख्याएं जो है वो पता चल जाएंगी कितने गोले की संख्या होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गोले की संख्या, गोले की संख्या बराबर, हम लिखेंगे यहाँ पर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, इसे हम भाग देंगे बटे छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन। पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r की घात 3, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, बड़े गोले के लिए हम त्रिज्या को कैपिटल R माने हैं तो कैपिटल R की घात 3 हो जाएगा, नीचे 4/3 पाई, इसमें छोटे गोले की त्रिज्या जो है वो स्मॉल r माने हैं तो स्मॉल r की घात 3 हो जाएगा, बराबर 4/3 दोनों के पास है कैंसिल हो सकता है, पाई भी दोनों के पास है कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल R की वैल्यू हमको सवाल में दिया हुआ है 12, तो ऊपर में हो गया 12 की घात 3, स्मॉल r की वैल्यू दिया हुआ है 6, तो ये हो जाएगा 6 की घात 3 बराबर 12 की घात 3 मतलब होता है 12 गुणा 12 गुणा 12, 3 बार गुणा करेंगे। 6 की घात 3 का मतलब है 6 गुणा 6 गुणा 6, कैंसिल हो सकता है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये भी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये भी 2 बार कट गया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आपको आंसर क्या लिखना है, अतः बड़े गोले से कुल 8 छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। आंसर को आप हमेशा सेंटेंस बना करके लिखेंगे, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दोलन का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रोलर क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर मैदान को जो है वो बराबर करना होता है या कहीं सड़क बनानी होती है, तो सड़क के लिए जब हम डामर डालते हैं तो उसके ऊपर में रोलर चलाते हैं ना, एक बड़ी सी गाड़ी होती है और उस गाड़ी के सामने इस तरीके से लगा होता है, ऐसा फिट होता है, इसको बोला जाता है रोलर। इसको यदि हम मैदान में या सड़क में चलाते हैं तो वहां पर की मिट्टी जो है वो समतल हो जाती है। तो क्या कहा जा रहा है, एक बड़ा सा मैदान है, उस मैदान में इस रोलर को पूरा एक चक्कर लगाने में या उस मैदान को कवर करने के लिए इस रोलर को टोटल 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, है ना। एक बार एक चक्कर में वो अपने
वक्र पृष्ठ के बराबर क्षेत्रफल को कवर करता है। तो टोटल 500 बार वो घूमता है तब वो मैदान पूरा कवर हो जाता है। अब इस रोलर के बारे में उसने बताया हुआ है कि इसका जो व्यास है वो 84 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका व्यास है। ये कितना है? 84 सेंटीमीटर। ये इसकी लंबाई है, तो लंबाई कितना दिया हुआ है? 120 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन के अनुसार कि अगर 84 सेंटीमीटर इसका व्यास है और 120 सेंटीमीटर लंबाई है और 120 बार यदि वो चक्कर लगाता है तब पूरा मैदान कवर हो पाएगा। तब आप बताइए कि मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है आपको? रोलर का व्यास, रोलर, और इसमें आप ब्रैकेट में लिखिए बेलनाकार, क्योंकि ये बेलनाकार होता है। तो ये बेलनाकार है, इसका आपको दिया हुआ है व्यास। व्यास को लिखते हैं 2 × त्रिज्या 2r। इसका मान है 84 सेंटीमीटर। यहाँ से त्रिज्या r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या r इक्वल टू हो जाएगा 84/2 यानी कि 42 सेंटीमीटर। तो आपको r की वैल्यू मिल गई। और क्या दिया हुआ है इसमें? रोलर की लंबाई दिया है जो कि बेलन के लिए ऊंचाई h का काम करेगा। तो आपको यहाँ पर इसकी लंबाई दी हुई है। लंबाई को हम यहाँ पर लिखेंगे h। या यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ मैं ऊंचाई। तो ये ऊंचाई h का मान कितना दिया हुआ है? 120 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? तो हमें ज्ञात करना है मैदान का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या है। तो रोलर एक चक्कर में कितनी दूरी को तय करेगा? तो इसको हम देखते हैं। जैसे जो रोलर है वो इस तरीके की आकृति का होगा, बेलनाकार आकृति का होगा। एक चक्कर में कितनी दूरी को तय करेगा? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये यहाँ पर इस तरीके से खड़ा हुआ है, ये रोलर है, ठीक है। मैं यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर दे रही हूँ। वो एक बार चक्कर लगाया, मतलब ऐसे घूमा है वो, और जहां पे जिस पोजीशन में खड़ा था उसी पोजीशन में वापस आकर के फिर खड़ा हो गया। यानी जब वो एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाने से वो इतनी क्षेत्र को कवर करता है। ये क्षेत्र है जिसको वो एक चक्कर जब लगाता है तो कवर कर लेता है। तो ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल किसके द्वारा कवर हुआ है? इस रोलर के किनारे वाले हिस्से को। और आप जानते हैं कि जो बेलन का जो किनारा वाला हिस्सा होता है उसे कहा जाता है वक्र पृष्ठ। यानी इस रोलर का जो वक्र पृष्ठ है वो किसके बराबर होगा? वो एक चक्कर में तय क्षेत्रफल के बराबर होगा। हमें मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैदान कितने बार में कवर हुआ है? टोटल 500 बार में। तो मैदान का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 500 गुणा रोलर का वक्र पृष्ठ। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो मालूम होना चाहिए कि हम क्यों इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मैदान का क्षेत्रफल, ये हमको ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे मैदान का क्षेत्रफल बराबर, मैदान का क्षेत्रफल चाहिए तो मैदान का क्षेत्रफल बराबर 500 बार करना है गुणा रोलर का वक्र पृष्ठ। अगर हम 500 बार रोलर को घुमाते हैं तो मैदान टोटल कवर होता है। तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? 500 गुणा रोलर का वक्र पृष्ठ। वैल्यू रखते हैं 500 गुणा रोलर का वक्र पृष्ठ। रोलर किस आकृति का है? ये बेलनाकार है। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h इक्वल टू 500 गुणा 2π का मतलब होता है 22/7। r की वैल्यू अभी निकाले हैं हम लोग 42। h का मान दिया है 120। यहाँ से 7 छिक्के 42 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 500 गुणा 2। 500 गुणा 2 1000, ठीक है। 1000 गुणा 22 ये हो गया 22000। तो देखिए यहाँ पर हमको मिल रहा है 22000। इसको गुणा किससे करना है? 12 छिक्के 72। तो इसको आप गुणा करेंगे 72 यानी 720 के साथ। तो ये हो गया 44 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। ये हो गया 8 5 1 और 4 0 छोड़े थे तो 4 0 लगा देंगे। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना इसको। तो यहाँ पर आ रहा है 1 5 8 4 और 4 बार 0 और ये क्योंकि क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा है कि इसके क्षेत्रफल को आप वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो आप क्या जानते हैं कि 1 वर्ग मीटर यानी कितना? 1 वर्ग मीटर का मतलब होता है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर।
तो 1 मीटर का मतलब 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है, इसलिए आप इसको वर्ग मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, आपको इसको 10,000 से भाग देना होगा। तो ये हो जाएगा 15, 8, 4, 4 पर 0 है, इसे हम 10,000 से भाग दे देते हैं तो ये चेंज हो जाएगा वर्ग मीटर में। कुछ चीजें कैंसिल हो सकती हैं, 4 0 नीचे है, 4 0 ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा, तब हमको आंसर मिल रहा है 1584 वर्ग मीटर। आप इसको शब्दों में आंसर, इसके सेंटेंस बना के आंसर लिखेंगे। अतः मैदान का क्षेत्रफल 1584 वर्ग मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। बनाए गए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि 3 गोले हैं, एक गोला है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, दूसरा गोला है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और तीसरा गोला है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इन तीनों गोलों को, जो 3 छोटे गोले हैं, इन तीनों को मिला दिया गया और उससे जो है एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है। तो इस बड़े गोले की त्रिज्या की वैल्यू हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमें दिया क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, पहले गोले की त्रिज्या। तो पहले गोले की त्रिज्या, इसको हम लिखेंगे R1। R1 की वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया है इसमें, दूसरे गोले की त्रिज्या, दूसरे गोले की त्रिज्या, इसको यदि हम R2 लिखें तो R2 की वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर और तीसरे गोले की त्रिज्या इसको यदि हम R3 लिखें तो R3 की वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। हमें जिस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है उसको हम मान लेते हैं कैपिटल R। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना बड़े गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल R सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको क्या कहा जा रहा है कि इन 3 छोटे गोलों को मिलाकर बड़ा गोला बनाया गया है। तो इन 3 छोटे गोलों का जो आयतन होगा वो बराबर होगा बड़े गोले के आयतन का। तो एक बार हम क्या करते हैं, पहले गोले के आयतन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें मालूम है सूत्र, क्या जानते हैं हम, हमें सूत्र पता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r की घात 3। पहले गोले के आयतन को यदि हम V1 कहें, दूसरे गोले के आयतन को V2 कहें, तीसरे गोले के आयतन को V3 कहें और जो बड़ा गोला है उस बड़े गोले के आयतन को यदि हम कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं तो प्रश्नानुसार हमें क्या कहा जा रहा है कि इन 3 छोटे गोलों का आयतन यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 की वैल्यू इक्वल हो रहा है कैपिटल V यानी बड़े गोले के आयतन के। वैल्यू रखते हैं गोले के आयतन में। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r की घात 3। तो पहले गोले के लिए r की वैल्यू R1 है, सेकेंड में 4/3 पाई, दूसरे गोले के लिए त्रिज्या की वैल्यू क्या है R2, तो R2 की घात 3 हो जाएगा। तीसरे गोले के लिए आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई R3 की घात 3। इसका मान हो जाएगा 4/3 पाई, बड़े गोले के लिए त्रिज्या है कैपिटल R, तो ये हो जाएगा कैपिटल R की घात 3। हम चाहे तो सभी में से 4/3 पाई को बाहर निकाल सकते हैं। इसके पास भी है, यहाँ भी 4/3 पाई है ना, तीनों के पास 4/3 पाई है। बाहर निकाल दे तो R1 की घात 3 धन R2 की घात 3 धन R3 की घात 3 बराबर, यहाँ से हमें मिल जा रहा है 4/3 पाई कैपिटल R की घात 3। यहाँ देखते हैं दोनों ही तरफ 4/3 पाई और यहाँ पर भी 4/3 पाई दिखाई दे रहा है। तो क्या मिला हमें, R1 की घात 3 धन R2 की घात 3 धन R3 की घात 3 का मान कैपिटल R की घात 3 के बराबर है। अब यहाँ पे R1, R2 और R3 की वैल्यू रखते हैं। तो ये हो जाएगा 6 की घात 3 धन 8 की घात 3 धन R3 का मान है 10 की घात 3 बराबर कैपिटल R की घात 3। कैपिटल R को सामने लिख लेते हैं। 6 की घात 3 यानी 6 गुणा 6 गुणा 6। तो देखिए क्या होता है, 6 गुणा 6 यानी 36। 36 का फिर से 6 से गुणा करेंगे तो 18, 19, 20, 21 कितना मिल रहा है हमको, 216। तो ये हो जाएगा 6 की घात 3 यानी 216। 8 की घात 3 का मतलब होता है 8 गुणा 8 गुणा 8। 3 बार गुणा करेंगे तो 8 8 64 गुणा 8, 8 चौक 32, 8 6 48, 49, 50, 51। ये हो रहा है 512।
10 की घात 3 यानी 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। इसका मान आ रहा है r की घात 3 के। तो यहां से देखिए r की घात 3 बराबर, इन तीनों को जोड़ते हैं, 6 और 2 हो जाएगा 8, यहाँ से 1 और 1 हो गया 2, और यहाँ से 5 और 2 7, और ये सामने आ रहा है 1, 1728। तो हमें तो r की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करें, इस 1728 का घनमूल निकालना है। घनमूल कैसे निकालते हैं, 1728 है, 1728 का गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 4 बार, 3 बार और ये 2 बार, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 1 0 8, फिर 2 से भाग जाएगा 54 बार, फिर 2 से भाग जा रहा है 27 बार, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 बार, ठीक है, और आखिरी में 3 से जाएगा तो वो पूरा फिनिश हो जाएगा। तो r की घात 3 बराबर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से देखिए 3 है तो इसको भी घात 3 के रूप में लिखना है, इसकी जोड़ी बन गई, यहाँ पर इसकी जोड़ी बन गई और इसकी जोड़ी बन गई। कितने कितने का बना रहे हैं हम, 3 3 का, क्योंकि हमको घात 3 के रूप में लिखना है। तो यहाँ से ये हो गया 2, यहाँ से हो गया 2 और यहाँ से हो गया 3, ये सभी के ऊपर में हमें मिल रहा है घात 3। दोनों तरफ से घात 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें r की वैल्यू क्या मिल जा रहा है, 2 दूनी 4, 4 दिया 12 सेंटीमीटर। तो आपको आंसर पूरी स्टेटमेंट में लिखना है, अतः बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी।